नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसे इंसान जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है और एक हमेशा सवाल उठता है कि अगर ये ना होते तो क्या भारत देश आज़ाद हो पाता, अगर आज़ाद हो भी जाता तो कैसे होता। तो इनकी आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म एक छोटे से गाँव में होता है। उस गाँव का नाम है पोरबंदर। 1869 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म एक पोरबंदर जो है वो गुजरात में है। 1869 में जन्म होता है। इनकी बहुत ही छोटी सी आयु में शादी हो जाती है कस्तूरबाई से। जब इनकी शादी होती है फिर ये लंदन जाते हैं शादी के बाद, और वहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जब ये बैरिस्टर बन के वहाँ से लंदन से इंडिया वापस आते हैं तो इन्हें यहाँ इंडिया में कोई केस नहीं मिलता है, तो इन्हें दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका इन्हें बुलाते हैं। कुछ उन्हें लीगल प्रॉब्लम्स थी। जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं तो इन्हें पीटर मैरिटबर्ग जो साउथ अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन है वहां से इन्हें फेंक दिया जाता है। हालांकि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, उसके बावजूद भी फेंका जाता है। और वो गांधी जी का एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। वहां गांधी जी पहली बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन के शिकार होते हैं। कहा जाता है कि गांधी जी की जो टर्निंग पॉइंट है वो वही एक मूवमेंट था। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे काम करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में बहुत सारे सेटलमेंट करते हैं, जैसा कि नेटल इंडियन कांग्रेस, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प, इंडियन ओपिनियन, इतने सारे काम, जय हिंद स्वराज सत्याग्रह, फोनिक सेटलमेंट। तो साउथ अफ्रीका में कई सारे ऑर्गेनाइज, जैसे इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही लॉन्च किया था। इसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में होते हैं फिर ये इंडिया आते हैं। 1915 में ये इंडिया आते हैं। 1915 में जब ये इंडिया आ रहे होते हैं तो इनका जबरदस्त स्वागत होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इतने सारे काम कर चुके होते हैं, इन्हें काफ़ी सफलता मिलती है। तो इंडियंस वाले भी समझ जाते हैं कि कोई बंदा है गांधी नाम का। तो जब इंडिया में आते हैं तो इन्हें बहुत अच्छे से स्वागत इनका किया जाता है। और जब ये इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उस दिवस को उसको याद करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर गांधी जी इंडिया आते हैं, इनकी स्वागत होती है, आप देख सकते हैं। फिर गांधी जी इंडिया आते ही पहले तो पूरे भारत को घूमते हैं। वो भारत को जानना चाहते थे तो इसलिए भारत को घूमते हैं। जब भारत में घूम रहे होते हैं तभी एक चंपारण नाम का गांव होता है जहां जबरदस्ती किसानों से इंडिगो की खेती कराई जाती है। तो वहां 3 कठिया सिस्टम चल रहा था, मतलब कि आपका जो लैंड है उसका 3/20 हिस्से पे आपको इंडिगो की खेती करनी होगी। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया कि गांधी जी ये प्रॉब्लम है, आप मेरे गाँव में प्लीज एक बार आइए। तो गांधी जी जब वहां जाते हैं और वहां पे इनको जबरदस्त सफलता मिलती है। फिर इसके बाद यह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें जो प्लेग बोनस दिया जाना चाहिए उसे डिसकंटिन्यू कर देता है। तो वहां भी गांधी जी की जाते हैं और वहां पे इनको सफलता मिलता है। फिर इसके बाद तीसरा आंदोलन होता है। खेड़ा नाम का एक गांव होता है गुजरात में, वहां सूखा आ जाता है। तो किसानों को जो टैक्स देना होता है वो रिमिशन करना था, लेकिन वो नहीं करते, तो ये खेड़ा सत्याग्रह होता है। यहाँ भी इनको सफलता मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे ये सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट में क्या होता है, नो अपील, नो दलील, नो वकील, मतलब कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, डायरेक्ट आपको सजा मिल जाएगी। कोई आप न वकील करोगे न दलील करोगे, डायरेक्ट आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो एक्ट था वो भारत में उसमें चल रहा था। तभी एक जलियांवाला बाग मसाकर होता है, ओपन फायरिंग होता है, इतने सारे लोग होते हैं। उसमें क्या होता था, एक सिखों का फेस्टिवल चल रहा था। तो उस फेस्टिवल में लोग आए हुए थे, उसमें सत्यपाल और एक और लोग थे किचलू नाम के। तो ये 2 लोग थे। तो एक, हालांकि जो रॉलेट एक्ट था उसमें बोला गया था कि आप गेदर नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको नॉलेज नहीं था। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज के समय में कोई भी चीज़ें आसानी से सर्कुलेट हो जाती, तो लोगों को नहीं पता था। और डायर आता है, जनरल डायर ओपन फायरिंग करा देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ये होता है बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ओपन फायरिंग में कोई नहीं बचता है। तो जलियांवाला बाग मसाकर अमृतसर में होता है। इसके बाद इसमें जांच के लिए हंटर कमीशन बैठाया जाता है, जो कि इन्हीं के लोग रहते हैं। तो कुछ इसका निष्पक्ष जांच नहीं निकल के आता है। फिर इस कांड से बहुत गुस्सा होते हैं बहुत सारे लोग, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उन्हें उपाधि मिली थी त्याग दिया, और महात्मा गांधी ने असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। हालांकि गांधी जी ने बोला था कि अगर इस मूवमेंट को आप करते हो तो 1 साल के अंदर सफलता मिल जाएगी, अगर आप सत्य और अहिंसा को फॉलो करोगे।
तो ऐसा बहुत अच्छे से मूवमेंट चल रहा था। पर दिक्कत ये होता है कि चौरी चौरा कांड होता है 2022 में, और गांधी जी हिंसा के जबरदस्त, मतलब हिंसा के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो हमेशा, उनका शुरू से सिद्धांत रहा है सत्य और अहिंसा। तो इस वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। हालांकि पूरा देश, कांग्रेस के सभी मेंबर गांधी जी के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतवादी इंसान थे। वो अपने सिद्धांत से नहीं विचलित हुए और उन्होंने मूवमेंट को बिना सोचे, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचा, और मूवमेंट को वापस ले लिया। फिर इसके बाद गांधी जी को कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1924 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर इसमें छोटे छोटे और आंदोलन हो रहे थे, जैसे काकोरी कांड हुआ, भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा, तो साइमन आने वाला था इंडिया, तो साइमन गो बैक का नारा लगता है। और इसी समय लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, क्योंकि इन पे लाठीचार्ज होता है। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह क्या करते हैं, सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। हालांकि वो मारना तो ओपी स्क्वाड को चाहते थे, क्योंकि जो इन पर लाठीचार्ज का जो आर्डर दिया था वो ओपी स्क्वाड ने दिया था, लेकिन वो गलती से सैंडर्स को मार देते हैं। तो इस वजह से ये साइमन गो बैक ये सब नारा चलता है। तो इसी समय 1929 की बात है, लाहौर सेशन होता, पूर्ण स्वराज की बात होती है, और पहली बार झंडा फहराया गया 26 जनवरी को। तो इस तरीके से 1930 में फिर गांधी जी ने डांडी मार्च किया। डांडी मार्च इन्होंने कब से कब तक किया, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इन्होंने डांडी मार्च किया। इसे नमक मार्च भी, साल्ट मार्च भी कहते हैं। फिर क्या होता है, गांधी जी ने नमक को ही क्यों सेलेक्ट किया आंदोलन के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि नमक ऐसा चीज है जो हर एक इंसान यूज करेगा। गांधी जी की यही स्ट्रेटजी तो सबसे अलग रही है। अब तक भारत में जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, हर तबके के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी जी की स्ट्रेटजी देखिए, उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, क्योंकि वो जानते थे कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे किस भी क्लास का हो, जमींदार हो, राजा हो, रानी हो, नमक हर कोई यूज करता है। इसलिए उन्होंने नमक यात्रा शुरू किया। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किया, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये मूवमेंट इसमें चल ही रहा था। तभी क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट भी हो रहा था, क्योंकि लोगों को खुश भी करना था। गांधी इरविन पैक्ट को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं। तो इस समय क्या होता है, ये 3 सम्मेलन होता है, ये लंदन में हो रहा था। तो लंदन में आप देख सकते हैं गोल सा ऐसे टेबल बना हुआ है। इसमें में पहली बार यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा नहीं था, सभी को एक लेवल में बैठाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गांधी जी ने जो सेकेंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गए थे। और आपको बता दूं, भगत सिंह जी को जो फांसी होती है, लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो उन्हें बचा लेते। मैंने कई बार आपको बताया कि भगत सिंह हिंसा किए थे, उन्होंने ओपी स्क्वाड को मारा था, तो वैसे भी इनको तो सजा मिलनी ही थी। इसके बाद गांधी जी ने अपना जो प्रोविजन होता है, गांधी इरविन पैक्ट, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, उसमें इन्होंने बात रखी थी। तो जो उसमें इरविन था, इनकी सारी बातें मान लिया था, सिर्फ 2 पॉइंट को नहीं माना था। वो एक पुलिस में इंक्वायरी को नहीं माना, और दूसरा ये जो था, जो भगत सिंह था, इनको कम्यूटेशन करना था, यानी फांसी की सजा, मान लो लाइफ डेथ सेंटेंस है तो उसे क्या करना था, जेल इम्प्रिजनमेंट करना था, तो वो नहीं माना ये बात। तो इस वजह से ये गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। इसके बाद क्या होता है, रामसे मैकडोनाल्ड के बाद, इसके बाद भगत सिंह को फांसी हो जाती है, और ये राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी हो जाती है। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, पूना पैक्ट साइन होता है 1900, पूना पैक्ट होता है। रामसे मैकडोनाल्ड जो होता है, जो बैकवर्ड, जो डिप्रेस क्लास होता है, उन्हें कम्युनल अवार्ड दे देता है। फिर गांधी जी सोचते हैं, यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम को तो बांट ही दिए हैं, अब हिंदू में भी बंटवारा करते जा रहे हैं। गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। गांधी जी उसमें यरवदा जेल में थे, तो गांधी जी ने वहीं पे फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए, और उन्होंने बोला नहीं, हिंदू को हम नहीं बांटने देंगे। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने फिर जो अंबेडकर जी थे, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। फिर अंबेडकर जी जाते हैं, क्योंकि गांधी जी एक बहुत ही सबकी नज़रों में एक लीडर थे, एक सिंगल लीडर था जो पूरे देश को उसमें लीड कर रहा था, और अंबेडकर जी उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। फिर गांधी जी यरवदा जेल जाते हैं, गांधी जी से इनकी बात होती है, और यहाँ पर पूना पैक्ट साइन होता है। जब पूना पैक्ट साइन होता है तो उसमें रिजर्वेशन की बात की जाती है, मतलब जो लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था और जो काउंसिल था, वहाँ पे इनको जो डिप्रेस क्लास थे उनको रिजर्वेशन दिया गया।
फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, जो भी हरिजन के लोग थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, मंदिर में एंट्री के लिए बहुत सारे गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूम के जो भी हरिजन लोग थे उनके सपोर्ट की बात किए, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। तो ये सब था। फिर इसके बाद गांधी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। 1935 के बाद 1937 में पूरे भारत में इलेक्शन होता है और 11 प्रोविंस में इलेक्शन होता है, जिसमें से 8 में कांग्रेस की सरकार बनती है, 6 में फुल मेजॉरिटी की सरकार बनती है और 2 में गठबंधन की सरकार बनती है। जब ये होता है इलेक्शन तो मुस्लिम लीग समझ जाता है कि भारत जैसे देश में हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताओ कम्युनल अवार्ड होने के बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 सीटें मिल रही हैं। तो मुस्लिम लीग समझ गया था। इसी समय क्या होता है, वर्ल्ड वार 2 होता है। वर्ल्ड वार 2 चल ही रहा था, तभी क्या होता है, जो इसमें जो भारत के वायसराय होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि भारत जो है वो ब्रिटेन की तरफ से है वर्ल्ड वार 2 में। चूंकि वर्ल्ड वार 1 से हमें सबक मिल चुका था और हम नहीं चाहते थे कि अब हम फिर से इनके झांसे में आए। ये शुरू से हमें लॉलीपॉप देते आ रहे थे, हम बहुत होशियार हो चुके थे इंडियंस इस समय। हम कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर्स थे, 8 प्रोविंस में कांग्रेस के इलेक्शन थे, सब ने रिजाइन दे दिया। हालांकि इनके रिजाइन देने से मुस्लिम बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला कि चलो भारत को कांग्रेस से आज़ादी मिली। ये कई सारे चीज़ें हुए। कांग्रेस का लाहौर सेशन होता 1940 में और इन्होंने ऑफिशियली मुस्लिम पाकिस्तान की डिमांड कर दिया था इन्होंने। फिर वर्ल्ड वार 2 होता है, हम कांग्रेस के मेंबर सभी रिजाइन दे देते हैं। फिर हम कांग्रेसों को खुश करने के लिए, इंडियंस को खुश करने के लिए जो ब्रिटिश होते हैं वो अगस्त ऑफर लाते हैं। लेकिन अगस्त ऑफर में इतना घटिया बात तो बोलते हैं कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब हम क्या करेंगे डोमिनियन स्टेटस, वो तो हम कब 19वीं सदी में मांग रहे थे, 1905-6 में मांग रहे थे स्वदेशी मूवमेंट के समय। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा ये बात पुरानी हो चुकी है, अब तो मुझे पूरा आज़ादी चाहिए। फिर क्या होता है, गांधी जी का अगस्त ऑफर आता। फिर गांधी जी ने इंडिविजुअल मूवमेंट शुरू किया, विनोबा भावे, इसमें 18 लोगों का एक ग्रुप था और वहीं से शुरुआत करते हैं। विनोबा भावे से ज्वाइन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, कई फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में फिर डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, तो ये भी हम लोगों ने रिजेक्ट किया। अब गांधी जी ने कहा बहुत हो गया, ये सब हमें क्या समझ रखे हैं, अगस्त ऑफर दे रहा है, क्रिप्स मिशन दे रहा है, हमने सीधा बोला हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, बार बार ये क्यों दे रहे हैं। फिर गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था, करो या मरो। गांधी जी ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब या तो आजादी ले लेंगे या तो मर जाएंगे। पहली बार गांधी जी ने बहुत ही आक्रामक रूप में बात किया, कहा नहीं अब तो आजादी लेना है। तो कांग्रेस का सेशन होता 1942 में मुंबई में, ग्वालियर टैंक से ये अनाउंस करते हैं कि चलो आजादी लो, करो या मरो। जैसे ब्रिटिशर्स को पता चलता, उन्होंने पोलो ऑपरेशन शुरू किया और कांग्रेस के जितने भी मुख्य लीडर थे सबको गिरफ्तार कर लेता है। इसमें जो छोटे छोटे लीडर उभर के आए उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और अच्छी बात यह रही कि ये मूवमेंट सफल भी रहा। जैसे उषा मेहता, बीजू पटनायक और भी कई सारे लोग थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अलग अलग लेवल पे सभी ने बहुत अच्छे कोऑपरेशन से काम किया और ये मूवमेंट सफल रहा। इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। अब दिक्कत ये था भारत को आज़ाद तो करना है पर कैसे किया जाए, क्योंकि मुस्लिम अलग मुस्लिम जो थे मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, तो कई सारे दिक्कतें थी। फिर कैबिनेट मिशन आता है, ब्रिटेन में इलेक्शन होता है, विंस्टन चर्चिल हाल जाता है, फिर एक नया गवर्नमेंट बनता है और जैसे नया गवर्नमेंट बनता है वो इंडिया में कैबिनेट मिशन भेज देता है। 1946 की बात है। जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है तो आप देख सकते हैं ये तो अब आज़ादी देना होता है। हालांकि आप देखेंगे कैबिनेट मिशन में क्या होता है, जो मुस्लिम लीग था और जो कांग्रेस था एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैबिनेट मिशन को, और कैबिनेट मिशन में सीधा सीधा बोलता है कि मुस्लिम जो अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड कर रहा वो नहीं मिलेगा। ये आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें जिन्ना को, नेहरू जी को आप देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, शुरुआत में तो दोनों मान जाते हैं, फिर नेहरू जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे जिन्ना को समझ आ गया कि नहीं यहाँ पे हम माइनॉरिटी में है, दिक्कत हो जाएगा। फिर जैसे ही नेहरू जी स्टेटमेंट देते हैं फिर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया और वहीं से कम्युनल राइट, सिविल वार के तरीके से आप समझ सकते हैं शुरू हो गया। आपको बता दो देश को आज़ाद करने में उतना लोग नहीं मारे गए जितना कि देश के पार्टीशन में लोग मारे गए। देश का जब पार्टीशन होता है
तो ये 14 अगस्त 1947 की बात है। आप देख सकते हैं कैसे लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, जैसा कि आपने गदर मूवी में देखा होगा, सेम वही सीन आपके सामने दिख रहा होगा। और बहुत बुरा हाल था। आपको बता दूं, मैं रात को मैं सोया हूं इंडिया में, सुबह जगह तो पता चला मैं तो पाकिस्तान में हूं। तो इतनी दर्दनाक स्टोरी, इतना मतलब बहुत गलत चीजें हुई। जो भी हिंदू के साथ मुस्लिम ने गलत किया, मुस्लिम के साथ हिंदू ने गलत किया, आपको मैं बताने में मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। जो उसमें जो यंग गर्ल्स थी, माँ बाप अपने बच्चों को जहर दे रहे थे कि मर जाओ नहीं तो तुम्हारा रेप कर देंगे, ये सब। तो वो जहर दे दे के मार दे रहे थे। बहुत बुरा हाल था, सिचुएशन उसमें बहुत बुरा था। फिर जो पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी पंजाब का बंटवारा होता है, इधर वेस्ट बंगाल में बंटवारा होता है, तो इधर बांग्लादेश बनता है और उधर पाकिस्तान बनता है। इसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तक कहते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने ही देश में, इतने सारे लोग रिफ्यूजी बन के रह रहे थे। आप सोचो, इंडिया गेट के पास, लाल किला के पास बहुत सारे कैंप बनाए गए। कैंप में लोगों को अरेंज किया गया। बहुत सबको किसी तरह, सबको मतलब किसी के पास घर नहीं था। बहुत बुरा हाल था उस समय। बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत बुरा स्थिति रहा हमारे देश का। फिर इसके बाद क्या होता है, गोडसे क्या करता है, गांधी जी को मार देता है। ये 30 जनवरी की बात है। और 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया और गांधी जी की हत्या हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ने पाकिस्तान को जितना सपोर्ट किया, इंडिया को जितना सपोर्ट किया, उतना पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया। क्योंकि गांधी जी शुरू से दोनों धर्म को, दोनों को एक अपने सेम बच्चों की तरह मानते थे। यही रीजन था गांधी का सपोर्ट करने का। तो आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से ना ले। गांधी जी की डेथ हो जाती है और यही आज पूरा गांधी जी के बारे में हमने देखा। तो आपको कैसा लगा गांधी जी की पूरी स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ओके, थैंक यू आज के लिए।